नमस्कार। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब सर, काफ़ी समय बाद हम लोग देख रहे हैं कि सोने चांदी में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और कई सारी इसकी वजह भी हो सकती हैं। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि अभी ये जो तेज़ी है ये कंटिन्यू होगी आगे चल के? देखिए, हमने अगर पिछले कुछ टाइम में देखा हो तो इस तरह के दौर काफी देखे हैं जहाँ पे गोल्ड कम आया, फिर हमें तेजी देखने को मिली। फिर दोबारा से गोल्ड के प्राइसेस जो है गिर गए। और मुझे लगता है अभी जिस तरह का भी सिनेरियो चल रहा है उसमें कभी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है न्यूज आ जाती है, कभी हम यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट के ऊपर हम बात करने लगते हैं, वहां पे अगर थम जाता है तो गोल्ड में जो है बदल जाता है सिनेरियो। तो अभी ये सिनेरियो चलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी तेजी आती है उसको हम बोले कि अब ये सस्टेनेबल होने वाली है, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। कहाँ ये कन्फ्लिक्ट अभी थम गया है पूरी तरह से और क्या हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है अभी ये दौर चलेगा जहां पे कभी आपको तेजी देखने को मिलेगी, कभी आपको सोना चांदी गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अगर सर निवेशकों के लिहाज से बात करें, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने टीज भी किया कि आज तमाम चीजें हम कवर करने वाले हैं, निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी सर सोने में हलचल होती है, खास करके जब तेजी की तरफ सोना हमें दिखाई देता है, आम निवेशकों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उनके मन में ये रहता है कि क्या तेजी का मतलब है निवेश से दूर रहना है, या लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए ये भी मौका हो सकता है। आपके हिसाब से सर निवेशकों को अभी जो है क्या करना चाहिए गोल्ड में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम ये तेजी आ रही है या मंदी आ रही है इसको देख के आप रिएक्शन बना सकते हैं अपने निवेश का। आपका निवेश जो है लॉन्ग टर्म एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए। और उसमें अगर आपने गोल्ड को एज एन एसेट एलोकेशन ट्रीट करके रखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आप इससे जो है उतना पैनिक सिचुएशन में जाएंगे या आप सोचना शुरू कर देंगे दूसरी तरफ। तो गोल्ड को जब तक निवेशक इसको एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना के चल रहे हैं और इससे चिंतित नहीं है, मुझे लगता है तब तक वो निवेश सही है। लेकिन जहां पे आप एसेट एलोकेशन का हिस्सा नहीं बनाया है आपने, और इस तेजी और मंदी के दौर में जो है आप वो निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, तो वहां पे ये कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन उन निवेशों के लिए भी होता है जो शायद अभी पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहे हैं, तो लगता है कि अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये तेजी आगे आएगी, कितना रिटर्न मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब गोल्ड का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अभी जो हाल फिल में रिटर्न मिले हैं उससे काफी जुड़ गया है, तो निवेशक इसको उसी तरफ से देख रहे हैं। और शायद उतना भी ना मिले, लेकिन उससे अगर थोड़ा भी मिलता है तब भी रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है जब गोल्ड को आप अपने एसेट एलोकेशन में निवेश के लिए जोड़ रहे हैं तो फिर एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि क्या रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म, क्या हिस्टोरिकल है, किस तरीके से रिटर्न इसमें आते हैं, तब आपको जो है ये जो कंफ्यूजन है तब आपको नहीं होगा। लेकिन अभी का जो कंफ्यूजन है वो स्पेसिफिक इसलिए है कि एक रिटर्न की हिस्ट्री अब निवेशकों के माइंड में छप गई है, हम्म। और उस हिस्ट्री को वो रिपीट करना चाहते हैं या उसके आसपास रहना चाहते हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, क्या अब मैं उस रैली में घुस जाऊं या अभी पता लगा निवेश करते ही जो है गिरावट आ गई। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो भी हालिया महीनों में जो है रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, चाहे गोल्ड में कह लें या फिर सिल्वर में कह लें, ऑल टाइम हाई जब इन्होंने टच किया अपना जनवरी के महीने में, उसके बाद से जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा सर, दो सवाल मेरे रहेंगे। एक तो ये कि सिल्वर को भी आप कैसे देख रहे हैं? गोल्ड में भी तेजी रही बीते 5 दिनों में, अगर हम देखें बीते 5 दिनों में सिल्वर भी हमें काफी भागता हुआ नजर आया। एक तो सिल्वर को आप कैसे देख रहे हैं, दूसरा ये हमारे एक दर्शक है ऋषि पाठक, ये आपसे जानना चाह रहे हैं, शुड वी कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन स्टैगर्ड मैनर इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स? मतलब टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा ईटीएफ्स में जो है गोल्ड के और सिल्वर के निवेश क्या करते रहना चाहिए? ये दो सवाल सर। देखिए, जहां तक निवेश की बात है तो मेरी तो यही राय होगी कि स्टैगर्ड वे में निवेशक इन्वेस्ट करते रहें, वो ज्यादा बेहतर है। निवेश करने के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें कि अभी लमसम करना है। स्टैगर्ड वे में फायदा ये रहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि अभी गोल्ड में क्या होने वाला है। आपने पैसा रोका हुआ है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा, स्टैगर्ड वे में हम इसको एक एसआईपी की तरह ले लें कि जब भी अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आप कैप्चर कर रहे हैं उसको, वरना टाइमिंग जो है वो सबसे गलत निर्णय होता है। तो इसलिए स्टैगर्ड वे में निवेश करें, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी भी एसेट क्लास के लिए, चाहे हम इक्विटी की बात करते हैं
और गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं एसेट क्लासेस में हम हमेशा ये राय देते हैं कि आप स्टैगर्ड वे में निवेश करो, वो ज्यादा बेहतर है रेदर देन आप उस टाइमिंग को देखो, क्योंकि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी चढ़ गया सडनली जो है, हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब निवेशक के मन में अगर ये जब लमसम खासकर जब करते हैं तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा कि क्या वाकई में अब यहाँ से इंक्रीज होगा, मैं थोड़ा वेट करूं डाउन आ जाएगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्टैगर्ड वे में आप इसको निवेश करें। और सर सिल्वर पहला पे, हाँ क्वेश्चन जी, क्या पूछा था? सिल्वर सर, सिल्वर को कैसे सिल्वर। देख रहे हैं आप? क्या मतलब तेजी दिखी है बीते 5 दिनों में? अगर थोड़ा सा मुझे मजाकिया भी लगता है कभी कभी, क्या इंडस्ट्रियल डिमांड अचानक से सिल्वर में तेज हो जाती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है, होता क्या है सिल्वर में? देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड के इतना उतार चढ़ाव तो नहीं होता है कि सडनली तेजी हो गई और आज फिर से कम हो गई। कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस भी होते हैं, इमोशन बेस्ड। जो हम स्टॉक मार्केट में हम रिएक्शन सोचते हैं, वही रिएक्शन यहाँ भी होते हैं। और उसी से जो है क्योंकि ईटीएफ है, देखिए ईटीएफ है, खरीद फरोख्त तो होगी, और निवेशक जो भी रिएक्ट करेंगे उस पे जो है खरीदेंगे बेचेंगे, और स्टॉक एक्सचेंज से बाय सेलिंग करना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंडस्ट्रियल डिमांड से जो है इतनी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं रिएक्शंस भी मैटर करते हैं कि सडनली कोई न्यूज आई और आपको लगने लगा कि सब स्थिर हो गया, अब जो है अपराइज की तरफ है, तो क्यों ना जो है खरीद लिया जाए। तो आई थिंक उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड सडनली जो है आने आ गई है। मेरा तो मानना ये है कि ये थोड़ा बहुत रिएक्शन बेस्ड है ये। सर वैसे गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है आपको कि मतलब आगे चल के अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए, 5-6 साल, 7 साल या 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो किस में लग रहा है कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एसेट इन दोनों में से ये निकल के आ सकता है कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, प्रॉमिसिंग एसेट की बात करते हैं तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर को समझना होता है। अब क्योंकि सिल्वर का जो बेस है वो खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, और गोल्ड का बेस वो इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है। गोल्ड का अपना एक बेस है, और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में गोल्ड ज्यादा अच्छा दिखता है, और लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन से हमने हिस्टोरिकल देखा भी है। तो दोनों का जो यूसेज है वो बहुत डिफरेंट है। अब क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड है, और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर अपने पीक पे जाता है, बढ़ता है, तो सिल्वर के अंदर आप वॉलेटिलिटी भी देखेंगे और रिटर्न भी आपको देखेंगे, गोल्ड के मुकाबले शायद आप ज्यादा देखेंगे। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो मे बी सिल्वर में आप अपसाइड ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डाउनसाइड भी आप ज्यादा देखेंगे गोल्ड के मुकाबले। तो जब दोनों निवेश की बात आती है कमोडिटी में, तो मुझे लगता है बैलेंस्ड अप्रोच किसी भी निवेशक के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश कीजिए, रेदर देन ये सोच कर कि ये भी जो है आपको एक निवेश का आपको जरिया मिल गया शॉर्ट टर्म मनी के वेल्थ क्रिएशन का। ठीक है। वैसे सर अगर मैं तीन लिहाज से पूछूं आपसे, एक तो एग्रेसिव हमारा इन्वेस्टर हो गया, एक हमारा मॉडरेट इन्वेस्टर हो गया, एक हमारा हो गया कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब गोल्ड और सिल्वर का जो एलोकेशन है वो कैसे अलग अलग इन तीनों के लिए होना चाहिए? एक ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क अच्छा खासा उठा सकता है, वोलेटिलिटी से उतना ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ता है। एक ऐसा है जिसे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, और एक बीच में मॉडरेट है कि हाँ रिस्क थोड़ा मैनेज कर लेंगे लेकिन रिटर्न भी अच्छे चाहिए। तो ऐसे में सर सिल्वर का एलोकेशन खास करके अगर पूछूं, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी कहते हैं कि इन्फ्लेशन हेजिंग एसेट है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी रखता है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन सिल्वर खास करके उसका एलोकेशन इन तीनों अलग अलग इन्वेस्टर के लिए कैसे हो? देखिए, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है कि रिस्क एपेटाइट है, मे बी वो वॉलेटिलिटी देखने का जो सिल्वर उसको दिखाएगा, उस केस में शायद 50-50 एलोकेशन भी उसके लिए बेहतर हो सकता है। अब 50 से ज्यादा वो कितना रिस्क एपेटाइट है उस पर निर्भर करेगा, बट मुझे लगता है वो एलोकेशन सही हो सकता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि शायद अलग अलग एलोकेशन करना बहुत मुश्किल हो। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मैं सिल्वर में कितना रखूं, गोल्ड में कितना रखूं। तो मे बी इस तरह के फंड्स जहां पे कि जो एलोकेशन है वो खुद फंड मैनेजर कर रहा है या फंड कर रहा है, तो ऐसे फंड्स उसके लिए बेहतर हो जाते हैं। अब एक मॉडरेट इन्वेस्टर इसके बीच में आके रुकता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए। मुझे लगता है मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मे बी 30% सिल्वर और 70% गोल्ड, वो एक एलोकेशन हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ अपने रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करता है, बट आई थिंक अगर जनरल मुझे बात करनी हो तो ये एलोकेशन निकल के आते हैं। मैं सिल्वर को बहुत हाई एलोकेशन पे नहीं लेके जाता कि एग्रेसिव
70-80 चला जाए, मुझे लगता है गोल्ड का अभी बहुत महत्व है आपके एसेट एलोकेशन में, तो वो एलोकेशन एक बढ़िया एलोकेशन निकल के आता है। चलिए, इस बीच कमोडिटी समाचार के हेड रिसर्च अंकित कपूर सर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। जी नमस्कार। सर, कहाँ रह गए थे? 10 मिनट लेट हो गए आप। अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए सर, कोई बात नहीं। लेकिन सर, यही पूछना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि मतलब 3 अगस्त के बाद से देखिए थोड़ी सी रैली देखने को मिल रही है। 1,43,000 के आसपास हम लोग गोल्ड में बैठे हुए थे, सिर्फ गोल्ड की पर्टिकुलरली अभी फिलहाल अगर बात करें। आज इसने 1,50,000 का आंकड़ा भी सर यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। क्या सर लग रहा है कि क्या वजह रही है, पहली बात तो ये, और क्या ये तेजी जो है आगे कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है आपको? अभिषेक जी, बहुत टाइम से मार्केट के अंदर एक रेंज सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड कर रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बहुत सारे ट्रेडर्स के एक ही चीज पूछ रहे थे, क्या लग रहा है क्या लग रहा है। तो हम भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए जिसके कारण हमें गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहला रीजन जो रहा है वो तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जहाँ पे हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट वाली जो चीज है यहाँ पे अब थोड़ी सी धूमिल होती नजर आ रही है। जो अभी तक चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नरम हो रहा है। देखिए, यूएस के अंदर इलेक्शंस है, अब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अगले 3 महीने बाद। तो 3 महीने के अंदर यूएस के इलेक्शंस हैं। जब इलेक्शंस की अगर बात आती है तो कोई भी नेता हो वो रिस्क लेना नहीं पसंद करेगा। अब ये जो ईरान वाला मैटर है, मान के चलिए अगले 3 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो गया है। ईरान कितना भी उकसाने की कोशिश करे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी अटैक किया फिर इस तरह का एस्केलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो एस्केलेशन देखने को मिलेगा तो फिर वापस से क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर गए तो वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सबको एक चीज पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं चलती रहेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं टेंशन रहेंगी। तो यहां पे इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है उसके ऊपर एक कंसर्न रहा है। एक चीज यहां पे और है, अब मिड टर्म इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन के पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ जो उन्होंने वसूला था, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि आपको ये वापस करना है, उसको वापस करने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं वो चालू कर रहे हैं। तो उसके कारण आप मान के चलिए जो यूएस ट्रेजरी है उस पर आपको दबाव देखने को मिलेगा, डेट में वहां पे दबाव देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं 38-39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी जो डेट है। हो सकता है आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर आपको ये डेट 40 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करते हुए नजर आए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो अभी पेमेंट करा जा रहा है, आगे सिचुएशन क्या होगी वो तो बाद में निर्भर करेगी। लेकिन जब तक ये चुनाव है, मुझे लगता है कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। और गोल्ड अगर कहीं भी चला जाए, अगर गोल्ड 4500 4600 डॉलर भी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फर्क पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है तो फर्क पड़ेगा। तो अब यहां पे जो सितंबर में रेट हाइक की बात जो चल रही थी वो बहुत ज्यादा कम होती नजर आएगी। इस महीने जो डेटा आने वाला है, अभी मान के चलिए जो अभी अगले हफ्ते डेटा आएगा यूएस की तरफ का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन जो अगला डेटा है जो इन द मंथ ऑफ सितंबर आएगा, वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा भी आपको कमजोर दिखेगा। अगर वो वहां पे गिर कर आता है इन्फ्लेशन का डेटा, तो बहुत ज्यादा हद तक बात हो जाएगी कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली जो बात चल रही थी उस पर पॉज लग जाएगा। फिर आगे चल के अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और ज्यादा गिरती हैं, अगर मान के चलिए ये $70 $65 के बीच में अगर रहता है और इन्फ्लेशन 3% के अंदर भी आ जाता है, तो शायद रेट कट वाली बात भी स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे गोल्ड प्राइसेस में वापस से आपको फ्यूल देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस काफी अच्छे हैं, नीचे में खरीदारी करके चलेंगे बेहतर रहेगा। ठीक है सर, गोल्ड पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे जस्ट पहले अंकित सर के ज्वाइन होने से जस्ट पहले सिल्वर पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अंकित सर, आपकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। सिल्वर को कैसे देख रहे हैं? बीते 5 दिन में हमने तेजी देखी सिल्वर में भी, चांदी में। अभी जितेंद्र सर ने इस पर अपनी टिप्पणी करी थी, किस तरीके का बिहेवियर चांदी का रहता है, निवेशक कैसे देखे। आप सर क्या कहेंगे? खरीदारी का मौका है अभी, हाथ थोड़ा पीछे रखें चांदी में, क्या करें? दिव्या मैंने आपको पहले भी जब भी मैं आपके शो में आया हूं तो मैंने एक ही चीज बोली है कि 2,25,000 से 1,80,000 ये एक मेरी रेंज है जहां पे आप सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं और धीरे धीरे एक्लिमेट करना चालू करिए। बहुत बड़ी गिरावट यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अब ऑलमोस्ट हमने 50% के आसपास गिरावट देख ली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 55-60% गिरावट हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो जो निवेशक है, मुझे लगता है उनको निवेश करके चलना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा, सिल्वर उतनी तेज मुझे नहीं लग रही है जितना मुझे गोल्ड लग रहा है। तो सिल्वर के अंदर मोमेंटम वापस से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे हर्डल्स बाकी हैं। इतनी जल्दी आप सिल्वर के अंदर मोमेंटम अपसाइड का मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होगा। मैंने पहले भी लास्ट टाइम जब आपके शो में था, मैंने यही बोला था कि 2,20,000 की चांदी अगर आप 3 लाख रुपए मान रहे हैं तो 40% का रिटर्न कारण हो जाएगा तो एक बात अलग है। जैसे अभी हमने देखा कि कॉपर प्राइसेस के अंदर आज शार्प अपसाइड मोमेंटम मिला है, उसके फंडामेंटल रीजंस हैं। तो बेस मेटल चलेगा तो शायद सिल्वर थोड़ा सा और सपोर्टिव मार्केट के अंदर हो जाए। लेकिन मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा यहां पे तेजी वापस से 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए के वापस रेंज देखना, मुझे लगता है उसके लिए ट्रेडर्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो एसआईपी मोड में सिल्वर में जाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर अच्छी है, मना नहीं कर रहा हूं कि यहां पे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में खरीदना चाहिए। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा इसको ऊपर जाने में।
जितेंद्र सर, वैसे क्या लग रहा है कि क्योंकि पहले हम लोग ये देखते थे कि मोस्टली घरों की बात कर ले, रिटेल निवेशकों की बात कर ले, तो वो लोग इसको एज एन हेज के तौर पे इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ ही समझते थे गोल्ड को। लेकिन क्या लग रहा है कि अब थोड़ी सी जो ये मानसिकता है वो थोड़ी चेंज हो रही है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एसेट का हिस्सा इसको यहाँ पर होना चाहिए, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए इनफैक्ट अगर देखा जाए तो। सर आपकी आवाज़ बड़ी मधुर है, लेकिन इसलिए सर अभी थोड़ा सा म्यूट, हाँ अभी थोड़ी, अब सही है। देखिए, जहां आप निवेश की बात सोचते हैं तो ये है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को एज एन एसेट क्लास लेना चाहिए और एसेट एलोकेशन का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि निवेशकों का जो पहले नजरिया रहता था वो जरूर बदला है। ऑप्शंस आए हैं गोल्ड में निवेश करने के, वो भी एक है। पहले हमारे पास ईटीएफ नहीं था, गोल्ड म्यूचुअल फंड नहीं थे, अब वो ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शन आने की वजह से गोल्ड में निवेश हुआ है, तो जो नजरिया है निवेशकों का वो बदला है। और जिस जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है वैसे वैसे निवेशक इसको अपनी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन का हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह की शॉर्ट रैलीज आती हैं और जो अनइमेजिनेबल रैलीज होती हैं, शायद किसी निवेशक ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी रैली आएगी गोल्ड में, तो ये नजरिया बदलने में बड़ा अच्छा काम करती है। तो नजरिया फिर से निवेशकों का वो शॉर्ट टर्म की तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है अभी दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। गोल्ड में निवेश इसलिए आ रहा है अच्छा, क्योंकि निवेशक निवेश करना चाहते हैं, रिटर्न कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म रिटर्न है, ये पैरामीटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एक पैरामीटर निवेशक सोच के चल रहे हैं कि गोल्ड में इतना रिटर्न मिल सकता है तो क्यों ना निवेश किया जाए। पर जब हम लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न बहुत वेरी करते हैं। तो आई थिंक मेरा यही व्यू है कि गोल्ड में निवेशकों का नजरिया बदला है। इसको निवेश के लिहाज से निवेशक देखने लगे हैं, केवल ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या उस लिहाज से नहीं, बट निवेश के लिहाज से भी देखने लगे हैं। और ऑप्शंस जो इतने हैं वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस नजरिए में। अच्छा, एक चीज और जितेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई अगर हमारा निवेशक है, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो भी आते हैं हमारे पास जिनमें एसआईपी चल रही होती है बहुत लंबे लंबे समय से, लंबे टाइम का गोल भी होता है। मान लीजिए ऐसा कोई निवेशक है पिछले 10-15 साल से एसआईपी कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, उसके पोर्टफोलियो में गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या अब उसे इन दोनों एसेट क्लासेस का थोड़ा सा एलोकेशन ऐड जो है करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या फिर जो ऐसे निवेशक हैं सिर्फ इक्विटी पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ठीक है इक्विटी के साथ ही कंटिन्यू करते रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केवल एक एसेट क्लास पर आपको निर्भर रहना चाहिए। हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ इक्विटी भी आपके पोर्टफोलियो में महत्व रखती है, डेट भी रखता है, गोल्ड सिल्वर भी महत्व रखते हैं, रियल एस्टेट के ऑप्शन आएंगे तो वो भी महत्व रखेगा। तो मुझे लगता है जब आपको अपना पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन लेके चलना चाहिए, और जिन निवेशकों ने नहीं किया है और अगर लॉन्ग टर्म अभी भी है उनके पास उतना होराइजन बचा है, तो मुझे लगता है इस एसेट क्लास को भी ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जरूर माना जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है और उस नजरिए से अपने एसेट एलोकेशन में इसका भी हिस्सा होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि वो हिस्सा कितना हो उसका जरूर एक सीमा है। मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा है कि 15% के अराउंड जो है आपका एक रेशो होना चाहिए इस एसेट क्लास का। लेकिन जिन निवेशकों ने नहीं किया है मुझे लगता है उनको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जिन निवेशकों ने यहाँ पर ऐड नहीं किया उनको अब यहाँ पर शामिल करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को। अंकित साहब, वैसे 144 मतलब यानी कि 1,44,000 के आसपास का जो रेंज था वो तो इसने ब्रेक कर दिया पिछले 3 दिनों की अगर हम लोग बात करें। अभी क्या लग रहा है कि रेजिस्टेंस इसका कहाँ दिख रहा है गोल्ड की केस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, और भी निवेशकों को क्या करना चाहिए केस अगर अभी इसमें एंट्री करनी हो तो? अंकित सर। देखिए, गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दी है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, अब क्लियर है। हेलो। हाँ जी, अगर मैं गोल्ड के अंदर बात करूं तो गोल्ड मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस समय भी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,48,000 का एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस ने ब्रेक करा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 1,40,000 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। पहले भी मैंने आपके चैनल पे कई बार बोला है कि 1,40,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे पैनिक सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन देखने को नहीं मिली और बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। और जिस तरह के फंडामेंटल्स अभी वापस से ड्राइव होना चालू हैं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 1,56,000 1,57,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ कुमार शर्मा, अंकित सर से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो सर जी नमस्ते, दिवाली तक सिल्वर कितना हो सकता है? जी इतनी बार लिख दिया सेंटेंस में इन्होंने। सर जी नमस्ते जी, दिवाली तक सिल्वर कितना हो सकता है जी? अंकित सर, क्या जवाब रहेगा आपका जी?
देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर समवेयर अराउंड मुझे लग रहा है कि 2,55,000 के आसपास रहनी चाहिए चांदी। 2,55,000। चांदी तक मतलब दिवाली के अराउंड हम लोग ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सर। इन केस अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करें चांदी के लिए, जैसे कि आपने इसके लिए टारगेट्स दिए हैं अभी गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पर? देखिए चांदी की अगर मैं बात करूं तो जब तक ये 2,10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक $54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने रहेंगे। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अभी $57-58 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। मैं अभी भी यहाँ मान के चलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 2,29,000 का रेजिस्टेंस पिछले 2 दिनों से अभी तोड़ने में कामयाब नहीं रहा है। 2,29,000 का लेवल तोड़ेगा तो फिर 2,32,000 2,35,000 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स को थोड़ा सा अभी सिल्वर के अंदर कॉशियस रहना चाहिए। गोल्ड में कंफर्मेशन ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो सिल्वर मुझे तो थोड़ा सा ड्राइव यहाँ पे कम लग रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों की पोजीशन फंसी हुई है 2,70,000 2,80,000 3,00,000 3,50,000, तो इतनी जल्दी आपको रिटर्न्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक बार 2,55,000 के आसपास आता है तो ट्रेडर्स को वहां पे फिर वापस से कॉशियस होना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि बेस मेटल्स भी पॉजिटिव है, गोल्ड भी पॉजिटिव है, तो उसके साथ साथ सिल्वर तो ऐसा नहीं रुकेगी नहीं, मतलब थोड़ा सा चलेगी, लेकिन इतना ज्यादा अभी उसके अंदर कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर फिर भी दिवाली तक 2,40,000 2,55,000 तक देखने को मिल सकती है। यहां से अपने को लग रहा होगा कि यार 10,000 रुपए तो बात कर रहे हैं, 25,000 की बात कर रहे हैं। वो समय अलग था जहां पे एक दिन में 25-25-30,000 का मूवमेंट होता था। अब वैसी कंडीशंस नहीं रही है मार्केट के अंदर। अब यहां पे बहुत ही स्लो डाउन स्लगिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही धीरे धीरे चाल देखने को मिलेगी और कमाने का मौका इतना आसान नहीं होगा। जो निवेशक है उनको मौका मिलेगा, लेकिन जो डेली ट्रेडर्स हैं उनको काफी परेशानी होने वाली है। ठीक है सर, जितेंद्र सर के पास चलेंगे। एक व्यूअर है हमारे और प्राइम मेंबर भी है, ऋषभ। ऋषभ जी कह रहे हैं, पहले तो हेलो टीम, हेलो ऋषभ आपको भी। जितेंद्र सर से सवाल है, कह रहे हैं डू वी रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ सिंस मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्ट इन दिस। सर अगर किसी के पास मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड है अपने पोर्टफोलियो में, तो भी क्या अलग से गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ या फंड ऑफ फंड में एलोकेशन रखना चाहिए उन्हें, या फिर मल्टी एसेट जो फंड है वही इसका काम कर देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से जरूरत है। डिपेंड करता है, देखिए मल्टी एसेट फंड्स अपने आप वो काम करते हैं जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं, और जो भी रैलीज हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं फंड मैनेजर बेहतर समझता है। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक ने अगर मल्टी एसेट फंड में निवेश कर रखा है, स्पेसिफिकली इसलिए कर रखा है क्योंकि अलग से वो एसेट एलोकेशन शायद नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड के बाद भी जो गोल्ड का एलोकेशन है, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर दोनों का एलोकेशन है वो भी 5% 10% है, तो जरूर एक बनता है। लेकिन तभी जब आप एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अपना रहे हो, यानी कि आप इक्विटी में भी निवेश करते हैं, डेट में भी निवेश करते हैं, विद इन इक्विटी आपने मल्टी एसेट फंड ले रखा है, तब तो जो है हो सकता है आप अलग से निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट फंड में ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर करेगा, तो मुझे लगता है फिर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है।